Hello dear students, greetings of the day. Today we are going to discuss about stability and metastability of materials. स्टेबिलिटी क्या होती है, मेटास्टेबिलिटी क्या होती है, अनस्टेबल मटेरियल्स क्या होते हैं, अनस्टेबल कंडीशन क्या होती है, उनके बारे में हमें देखना है आज। तो अपना आज का टॉपिक होगा स्टेबिलिटी एंड अनस्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है बेटा, तो अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले तो स्टेबल कंडीशन होती क्या है, अनस्टेबल कंडीशन क्या होती है, मेटास्टेबल कंडीशन क्या होती है, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले बेटा स्टेबल कंडीशन क्या होती है। स्टेबल कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है यदि अगर किसी बॉडी पे हम कोई भी टाइप का अगर फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी एनर्जी के थ्रू उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो बॉडी जो है, बॉडी में किसी भी टाइप का चेंज ना हो, बॉडी में किसी भी टाइप का चेंज ना हो, तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल स्टेट है। ठीक है, स्टेबल स्टेट में है, यानी कि आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा सिंपली, तो इक्विलिब्रियम के जैसा ही इसका कॉन्सेप्ट होता है स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी में यदि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी में किसी भी टाइप का चेंज नहीं हो रहा है इन टर्म ऑफ पोजीशन, इन टर्म ऑफ शेप, तो वो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी स्टेबल है। स्टेबिलिटी हमारी कई तरीके की हो सकती है, फिजिकल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, केमिकल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो फिजिकल स्टेबिलिटी क्या कहती है बेटा, शेप की बात करती है, उसके सरफेस की बात करती है। केमिकल स्टेबिलिटी क्या बात करती है कि उसमें किसी टाइप का रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर कोई बॉडी को बोल रहे हैं फिजिकली स्टेबल है, तो फिजिकली स्टेबल का मतलब क्या हुआ, यदि अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी में किसी भी टाइप का जो चेंज हो रहा है, उसकी शेप में चेंज हो रहा है, उसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, वो चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं होता है, तो वो बॉडी कहलाती है स्टेबल कंडीशन में है। यदि अगर हम केमिकली स्टेबल की बात करते हैं, तो यदि अगर किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रखा गया है, एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में रखने के बाद अगर उसमें हम कोई चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी चेंज कर रहे हैं, तो वो बॉडी या वो मटेरियल जो रखा गया है उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, क्या उस कंडीशन में क्या वो रिएक्ट कर रही है, यानी उन दोनों के बीच में क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यदि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि वो जो है स्टेबल कंडीशन में नहीं है, वो अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है बेटा, स्टेबल कंडीशन और अनस्टेबल कंडीशन में डिफरेंस यही है। स्टेबल कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जब हम बॉडी पे किसी भी एक्सटर्नल टाइप का फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल टाइप की एनर्जी लगाते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी एक्टिवेट करते हैं, तो उस बॉडी में कोई चेंजेस अगर हमें दिख रहे हैं, कोई भी चेंजेस यदि अगर हमें दिख रहे हैं, तो वो बॉडी हमारी दैट विल नॉट बी इन स्टेबल कंडीशन, दैट विल बी अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, और स्टेबल कंडीशन क्या होगी, उसमें कोई भी किसी टाइप का इफेक्ट हमें ना मिले। तो यहां पे जो अपना स्टेबिलिटी और मेटास्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो मटेरियल्स के टर्म में बेटा वो क्या है, वो एक फिजिकल और क्या हमारा जो मतलब कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जो कॉन्सेप्ट है स्टेबिलिटी और मेटास्टेबिलिटी का, वो एक्चुअली केमिकल पे बेस्ड है, केमिकल रिएक्शन के पर बेस्ड है। हमारे फिजिकल अपीयरेंस पे हमें नहीं जाना है, लेकिन हम इस स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझेंगे। किसका एग्जांपल लेके, मैकेनिकल एनालॉजी के थ्रू हम इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर किसी बॉडी को अगर हम बोल रहे बेटा कि स्टेबल है, तो स्टेबल वही बॉडी होती है, स्टेबल वही मटेरियल की बॉडी होती है जिस मटेरियल का या जिस बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो लीस्ट होती है। अब बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी का क्या कहते हैं, इससे स्टेबिलिटी से क्या लेना देना है, तो बेटा है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो भी बॉडी जो भी कंडीशन में है, यदि अगर उस कंडीशन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपकी लिस्ट मिल रही है, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी लिस्ट मिल रही है तो बॉडी हमारी दैट इज सेड टू बी इन स्टेबल कंडीशन। यदि अगर बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल कंडीशन है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी डिटरमाइनिंग फैक्टर होगी किसके लिए, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के लिए। इसी में एक स्टेट और होता है बेटा, एक कंडीशन और होती है मेटास्टेबल की। मेटास्टेबल क्या कहता है, मेटास्टेबल एक ऐसी कंडीशन होती है ना बॉडी स्टेबल में होती है, स्टेबल स्टेट में होती है, ना अनस्टेबल स्टेट में होती है। मतलब यदि अगर हम हल्का सा एक्साइटिंग फोर्स लगाएं, हल्का सा एक्टिवेशन एनर्जी उसको दें, तो यार वो जो मेटास्टेबल है वो क्या हो, अनस्टेबल की कंडीशन में है, और अनस्टेबल से सीधा वो स्टेबल की कंडीशन में आ जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मेटास्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, स्टेबल क्या होता है, सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो जो आज आपका टॉपिक है बेटा वो स्टेबिलिटी पर बेस्ड है। स्टेबिलिटी 3 टाइप की होती है, ठीक है।
या तो अगर हम टाइप की बात करें तो बहुत सारी टाइप होती है, लेकिन फिजिकल स्टेबिलिटी और केमिकल स्टेबिलिटी जो है ज्यादा यूज में आते हैं अपने, और उनको हम इजीली ऑब्जर्व कर पाते हैं। फिजिकल स्टेबिलिटी क्या है, केमिकल स्टेबिलिटी क्या। अगर कोई भी बॉडी हम बोल रहे हैं कि फिजिकली स्टेबल है, तो इसका मतलब उसमें आप कोई भी टाइप का फोर्स लगा रहे हो, उसमें कोई भी चेंजेस ऑब्जर्व आपको नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि अगर हम बोल रहे हैं केमिकली स्टेबल है, तो उसमें क्या हो रहा है, आप किसी भी एनवायरनमेंट में उसको रख रहे हो, उसमें किसी टाइप का केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये हो गया आपका केमिकल स्टेबल। आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जो स्टेबिलिटी के बारे में, वो क्या होगा, वो होगा हमारा प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या फिर मटेरियल्स के बारे में होगा। जनरली क्या होगा, मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल्स के बारे में कैसे होता है, क्या होता है, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो अपना जो पहला पॉइंट है वो क्या बोल रहा है बेटा, इन इंजीनियरिंग स्टेबल एंड मेटा स्टेबल सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। मतलब कहने का कि जो हमारी इंजीनियरिंग साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में, जो साइंटिस्ट को जो चाहिए, वो मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है, वो किस चीज की रिक्वायरमेंट है, वो केवल और केवल या तो आपका स्टेबल होना चाहिए मटेरियल, या तो वो मेटा स्टेबल की कंडीशन में होना चाहिए। अनस्टेबल की तो हम बात ही नहीं करने वाले हैं। मतलब हमारे लिए अनस्टेबल मटेरियल किसी भी यूज का नहीं है। और अनस्टेबल मटेरियल क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, या इनफैक्ट आप बोल सकते हो हाईएस्ट या हाई पोटेंशियल एनर्जी जिनके पास होती है, उनको हम बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट पे जो मटेरियल्स होते हैं। तो हम उनकी बात नहीं करने वाले हैं, हम केवल बात करेंगे मेटा स्टेबल की और स्टेबल मटेरियल्स की। तो सबसे पहला टॉपिक अपना पॉइंट था क्या, कि हम जो है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, या इंजीनियरिंग मटेरियल्स या मटेरियल्स टेक्नोलॉजी में हम लोग केवल और केवल स्टेबल और मेटा स्टेबल सिस्टम्स की बात करेंगे, अनस्टेबल की तो बात करेंगे ही नहीं। ठीक है। उसके बाद कहता है अ मटेरियल हैविंग लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज मोर स्टेबल। वही बात जो हमने आपको बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आपकी किसी बॉडी की लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है और किसी बॉडी के पास हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, आपके पास दो बॉडी है, एक के पास लीस्ट एनर्जी है, एक के पास हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, तो बॉडी जो है स्टेबल कंडीशन में कौन सी होगी, जो जिसके पास लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है, और जिसके पास हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी बेटा अनस्टेबल कंडीशन में होगी। ठीक है। तो यहां से स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन आपको समझ में आ चुका होगा कि जिसके पास लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी सेड टू बी स्टेबल कंडीशन, एंड बॉडी व्हिच आर हैविंग हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी सेड टू अनस्टेबल कंडीशन। तो हमारा जो है मटेरियल हैविंग लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज मोर स्टेबल, ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो बेटा क्या होता है, वेट इनटू हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जो क्या कहते हैं, सिंपल सी बात करें, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ते आए हो बेटा, क्या होता है, mgh। mg क्या है आपका, वेट ऑफ द बॉडी या वेट ऑफ द मटेरियल या वेट ऑफ द सब्सटेंस, या जो भी आपने लिया है उसका वेट। और h क्या है आपका, h आपका है जो सेंटर ऑफ मास है उस पर्टिकुलर बॉडी का, बेस से उसकी क्या हाइट है। तो जो h है इज द हाइट फ्रॉम बेस टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बेटा होती है mgh। क्या होती है, mgh। तो mg हमारी वेट है और h क्या है, हाइट है। बेस से जो सेंटर ऑफ मास जो उसका हो रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप बोल सकते हो, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से उसकी जो बेस की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोल रहे हैं h। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का ज्यादा होगा या कम होगा उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। यदि अगर हाइट उसकी, भाई अगर एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी को हम 3 पोजीशन पे रख रहे हैं, तो उसका जो वेट होगा W होगा mg, जो तो वो तो बराबर होगा। अब बात आती है h की। h क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भले ही चेंज हो सकती है, क्योंकि उसके क्या कहते हैं, इंक्लिनेशन पे, उसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहां पे हमारे जो सेंटर हाइट है, हाइट फ्रॉम द बेस टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो है डिटरमाइनिंग फैक्टर पोटेंशियल एनर्जी का। अब हाइट अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अगर हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या होगी, कम होगी। तो हमने 3 चीज यहां पे देखा। सबसे पहले जो हमारे क्या कहते हैं सिस्टम्स हैं, जिनकी जो कंडीशंस बोल सकते हो, जो स्टेट बोल सकते हो, वो 3 टाइप की स्टेट होती है बेटा। एक स्टेबल स्टेट होती है, एक मेटा स्टेबल स्टेट होती है, एक अनस्टेबल स्टेट होती है। और ये स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, मेटा स्टेबिलिटी किस पर डिटरमाइंड है, किस पर डिपेंडेंट है, ये है पोटेंशियल एनर्जी पे।
अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी कम है तो वो स्टेबल कंडीशन में है, अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल कंडीशन में है। यदि अगर पोटेंशियल एनर्जी मिड वाली है तो वो मेटास्टेबल कंडीशन पे है। उसके बाद बेटा अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है तो वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन पे। अगर हमें उस सेम ऑब्जेक्ट या सेम वर्क पीस से अगर हम बात करते हैं तो अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो उसकी डिस्टेंस है बेस की, जो जिसको हम हाइट बोल रहे हैं, अगर हाइट ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, अगर हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो ये दो तीन चीजें हम लोगों ने बात किया। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझो कि स्टेबल कंडीशन क्या होती है, अनस्टेबल क्या होती है, मेटास्टेबल कंडीशन क्या होती है। स्टेबल कंडीशन अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं तो बेटा ये देखो, आपको मैंने एक चौक लिया है, ठीक है। इस चौक को एक फ्लैट सरफेस, ये हमारा हाथ जो है वो क्या है, फ्लैट सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस को जब हम चौक को यहां पे ऐसे रखते हैं तो ये क्या होता है, ये थोड़ी देर के लिए यदि अगर हमारा ये हाथ फ्लैट होता तो ये क्या कहते हैं बेटा, चौक जो है वो इस पर टिकती। तो ये अभी क्या है, अभी कौन सी कंडीशन है ये, अभी ये अनस्टेबल कंडीशन है। जैसे ही हम इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ही हम उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी क्या हो रही है, अपनी पोजीशन को ये चेंज कर रही है ना। तो ये अनस्टेबल कंडीशन है। अनस्टेबल कंडीशन कैसे कि बॉडी क्या कहते हैं, जैसे ही इसमें क्या कहते हैं, कुछ भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्या हो रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर ले रही है, तुरंत वो अलग हो रही है और वापस से गिरने के बाद तो हमारे हाथ में चौक आ नहीं रही है। तो ये बात होती है अनस्टेबल कंडीशन के लिए। स्टेबल कंडीशन क्या है, अब इस चौक को हमने इस तरह से रख दिया। अब बेटा इसमें कितनी भी हवा चले, बहुत ही ज्यादा तो नहीं, ये थोड़ा सा आर्बिट्रेरी है, मतलब कि अगर अब इसमें हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यदि अगर लगा रहे हैं, कोई भी ऐसे कुछ कर रहे हैं तो इसमें क्या किसी टाइप का हमें चेंज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये बॉडी जो है स्टेबल कंडीशन में है। स्टेबल कंडीशन में कहने का मतलब कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो बेस की जो हाइट है वो बहुत कम है, लेकिन जब हम इसको खड़ी रखे थे तो अनस्टेबल की कंडीशन में था। तो यहाँ पे क्या था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी करीब यहाँ पे आ रहा था, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो बेस की जो हाइट थी, बेस की जो डिस्टेंस थी, जिसको हम हाइट बोल रहे हैं, वो ज्यादा थी। तो हाइट जो है डिटरमाइनिंग फैक्टर है। आप चौक की पोजीशन ऐसे रखो तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बेस से डिस्टेंस देखो, और जब आप चौक की पोजीशन ऐसे रखो तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेस की जो क्या कहते हैं डिस्टेंस है उसको देखो। तो आपको समझ में आएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेस की जो डिस्टेंस होती है ऐसे रखने पे बेटा कम आती है, और अगर ऐसे रखने पे कम आ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम आएगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर कम आती है तो इसका मतलब बॉडी जो रखी हुई है वो स्टेबल कंडीशन में। और यदि अगर ऐसे रख रहे हैं तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा आएगा, क्योंकि H ज्यादा होगा। H ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी हमारी अनस्टेबल कंडीशन में होगी। तो ये होती है बेटा क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी। अच्छा, मेटास्टेबिलिटी का क्या फैक्टर है। मेटास्टेबिलिटी एक ऐसा स्टेट होता है, मेटास्टेबिलिटी एक ऐसा स्टेट होता है, ना बॉडी अनस्टेबल स्टेट में होती है ना स्टेबल स्टेट में होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे बेटा मान लो ये हमारी बॉडी थी, ठीक है, ये अभी एक तरीके से देखा जाए तो मेटास्टेबल स्टेट पे रखी हुई थी, लेकिन अगर इसी बॉडी को अगर हम ऐसे टिल्ट कर देते हैं तो अब अगर हम छोड़ते हैं तो क्या ये बॉडी ऐसे की ऐसे इंक्लाइंड एंगल पे ये टिकी रहेगी, नहीं रहेगी। या तो ये क्या कहते हैं नीचे की तरफ गिरेगी, या तो ये वापस की तरफ आएगी। ये डिपेंड करता है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी और हमारी एक्टिवेशन बैरियर के ऊपर, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है वो हमारी मेटास्टेबल कंडीशन। मेटास्टेबल कंडीशन ऐसे होती है कि मिड वाली, ना तो वो स्टेबल की तरफ है ना वो अनस्टेबल की तरफ है। हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो है पहले पॉइंट्स आप क्लियर कर लीजिए कि बेटा अभी तक हम लोगों ने देखा इन इंजीनियरिंग स्टेबल एंड मेटास्टेबल सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड। हमें केवल स्टेबल और मेटास्टेबल की जरूरत है, उसके अलावा अनस्टेबल की बात करना ही नहीं है। अ मटेरियल हैविंग लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज मोर स्टेबल। अगर किसी के पास लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी है तो वो बॉडी क्या है, मोर स्टेबल है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम बेस इज द मेजर ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इट्स बेस इज द मेजर ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट पे डिपेंडेंट है, mgh होता है। h क्या है, mg आपका क्या कहते हैं बॉडी का वेट हो गया, h आपकी हाइट हो गई फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द बेस। कौन कौन से स्टेट हम लोगों को देखने हैं, स्टेबल स्टेट, अनस्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट। तो आई थिंक ये वाला पार्ट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। अभी तक जो हम लोगों ने बात किया है अब उसी को हम लोग पिक्टोरियल व्यू में हम इसको समझेंगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, एक ब्लॉक लिया है,
ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो कि ये वाली पोजीशन पे है, जो येलो कलर का आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अभी आप बी सी G1 G2 क्या है उसको आप साइड रखिएगा। एक हमने बेस लिया है, एक हॉरिजॉन्टल बेस लिया है, हॉरिजॉन्टल बेस पे ये ब्लॉक इस तरह से कुछ खड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो चौक दिख रही है आपको, ये हमने क्या किया है, इसको इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है। तो ये आपकी जो पोजीशन है वो ये कुछ इस तरीके से स्टेट में गेन कर रही है। तो हमारे पास अभी क्या है, एक बेस है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट हॉरिजॉन्टल बेस है, उस पर एक बॉडी रखी हुई है। इस बॉडी की जो कंडीशन है उसको हमने ए से डिनोट किया, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो G1 था, उसको हमने G1 से डिनोट किया है, ठीक है। ये बॉडी हमारी ऐसे रखी थी, इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास हो रहा है वो G1 है, क्या है, G1 है। और उसके बाद इसकी जो पोजीशन है वो उसको हमने ए नाम से दे दिया। अब इस बॉडी को हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू इसको हमने टिल्ट करने की कोशिश किया विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O। इस वाले एंड से हमने इसको क्या किया, टिल्ट करने की कोशिश किया। टिल्ट करने की कोशिश किया यानी हमने कुछ उसको एक्सटर्नल एनर्जी दिया, यानी उसको हमने एक्टिवेशन एनर्जी दिया। जब आप किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हो तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करना चाहती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्या कहते हैं, अगर हम टेक्निकली बात करें मटेरियल टेक्नोलॉजी की, तो होती है वो क्या, जो आप इन फॉर्म ऑफ हीट उसको इनपुट दे रहे हो, इन फॉर्म ऑफ अदर सोर्स दे रहे हो, तो आप उसको उसके मॉलिक्यूल्स को कैसे थर्मली एक्साइट कर रहे हो, ठीक है, तो उनको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, केवल सडन हमने इंपैक्ट फोर्स लगाया है इस पे, जिसकी वजह से पोजीशन हमें कुछ ऐसी मिल रही है। अब ए वाली पोजीशन जो है हमें बी पोजीशन में दिखेगी, मतलब ये टिल्टेड कंडीशन पे है, ठीक है। इस पोजीशन को हमने नाम दिया है बी, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा बेटा, अब इसकी पोजीशन की वजह से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा इससे ऊपर आएगी, ये फैक्ट है, और ये होता है G2। इसको हमने क्या डिनोट किया, G2 किया। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन में जो ब्लॉक है हमारा उसको हमने कंसीडर किया है। उसको कंसीडर करने के बाद उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो है हमने डिनोट किया G3। इसको हमने क्या किया, अब ये जो हमारा क्या कहते हैं कंडीशन ए था, इस पे हमने हल्का सा फोर्स लगाया तो कंडीशन बी आई, और ज्यादा फोर्स लगाया तो ये जो बी वाली कंडीशन थी वो सी में कन्वर्ट हो गई। मतलब चौक ऐसी थी, इसको हमने हल्का सा टिल्ट किया तो कुछ टेढ़ी हुई, और टेढ़ी सीधा और फोर्स लगाया तो ये चौक सीधी सीधी गिर गई। तो ये बॉडी तीन कंडीशन पे दिखाई दे रही है बेटा आपको। तीनों कंडीशन में आपका जो तीनों पोजीशन में आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, पहले कंडीशन में G1 है, दूसरे में G2 है, तीसरे में G3 है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस लिया है, उस पर हमने एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा है, क्यूबॉइडल बोल सकते हो, क्यूबॉइडल ब्लॉक रखा है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी G1 है। उसके बाद हमने उसमें हल्का सा एक्टिवेशन एनर्जी दिया है, एक्टिवेशन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ थोड़ा सा फोर्स उसमें लगाया, तो बॉडी O के रिस्पेक्ट में जब अपनी पोजीशन चेंज करती है तो कुछ ऐसा पोजीशन हमें मिलता है। इस केस में जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रही, सेंटर ऑफ मास जो है वो G2 है। उसके बाद हमने उसमें और क्या कहते हैं फोर्स लगाने की कोशिश किया, तो ये बॉडी जो है कुछ ऐसी हो जाती है, गिर जाती है सीधा का सीधा। ये जो चौक है वो इस तरह से पूरी की पूरी गिर जा रही है। तो इस कंडीशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास हमें मिल रहा है वो G3 है। अब हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि तीन कंडीशन है हमारे पास A, B और C, और A, B और C में जो हमें सेंटर ऑफ मास मिल रहा है G1, G2, G3, इनके बारे में क्या प्रेडिक्शन है वो हम लोग देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी G1, पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी आपको फिगर देख के पता चल रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी बेटा उसकी ज्यादा होती है जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हाइट होती है, यानी कि बेस ये है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो डिस्टेंस है जिसकी ज्यादा होगी। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी ज्यादा है, बी वाले केस की। बी वाले में क्या हो रहा है, G2 जो है फ्रॉम द बेस ज्यादा है, मतलब जो हाइट है, हाइट फ्रॉम G2 टू बेस वो मैक्स है, इस कंडीशन में मैक्सिमम है। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो बी कंडीशन है, बी कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ए कंडीशन में बी से थोड़ा सा कम है उसकी जी, यानी कि उसकी जो हाइट आएगी वो क्या होगी, बी के कंपैरेटिवली ए की कम होगी। तो अगर हाइट कम आ रही तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ए की क्या होगी, कम होगी विद रिस्पेक्ट टू बी। लेकिन सबसे कम किसकी होगी बेटा, सी केस की। सी केस में क्या है, हमारा हाइट केवल इतनी है, हाइट इतनी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mgh। मतलब अगर हाइट उसकी कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट हो रही है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर लीस्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बॉडी विल बी सेड टू बी इन
स्टेबल स्टेट। तो अब यहां पे आप इजीली देख पा रहे हो कि ए बी सी कंडीशन में हाइट किसकी सबसे ज्यादा है, बी वाले केस में। हाइट किसको बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बेस की जो डिस्टेंस है ना। तो हाइट सबसे ज्यादा है बी केस की, फिर उससे कम है ए केस की, और फिर सबसे कम है सी केस की। इन तीनों केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हाइट के रिस्पेक्ट में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा बी वाले में है, फिर उसके बाद सी वाले में है, फिर सबसे कम किसमें बेटा, सी वाले केस में। ठीक है, तो अब हम पुराने उस पे आ जाते हैं, पुरानी लाइन में क्या बोल रहा है कि अ मटेरियल हैविंग लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी इज मोर स्टेबल। तो जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, सबसे कम है, वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में कौन है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमारा। सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन में हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, सी वाला ऑब्जेक्ट, यानी सी पोजीशन जो है हमारी मोस्ट स्टेबल कंडीशन है। अब उसी तरीके से बेटा सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसमें है, बी वाले में है। तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगा। ये हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है। ये वाला हमारा क्या है, अनस्टेबल है। ये वाला हमारा क्या है, अनस्टेबल है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। व्हाट अबाउट ए, ए में क्या है बेटा, ए में अगर हम बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बी से तो कम है, लेकिन ए सी से क्या है, ज्यादा है। तो ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है बी से ज्यादा है, बी से कम है, लेकिन सी से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बॉडी ए है वो कौन से स्टेट में है, कौन सी कंडीशन में है, वो है मेटास्टेबल कंडीशन। क्या है वो, मेटास्टेबल कंडीशन। मेटास्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी बी से कम है लेकिन सी से ज्यादा है। ठीक है, तो इस केस को बोलते हैं बेटा मेटास्टेबल कंडीशन। आई होप इतना समझ में आ चुका होगा कि पोटेंशियल एनर्जी और हाइट, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी या मेटास्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। तो ये एक मैकेनिकल एनालॉजी थी, हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक के थ्रू आपको समझाए थे। अब एक्चुअली होता क्या है इसमें, अब पहले इसको समझ लीजिए फिर मैं बात करता हूं उस पर। ये G1 G2 G3 था हमारे पास, जो सेंटर ऑफ मास थे बेटा, इनकी जो पोजीशन थी उसी तरह से हमने क्या किया, G1 आपका नीचे था, G1 हमने कर लिया, फिर G2 हमारा ऊपर था, G2 हमने कर लिया, फिर G3 एकदम नीचे था, तो इस तरह से हमने कर लिया। और इस तरह से कुछ कर्व हमारे पास मिलेगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम है। मतलब सिस्टम कैसे क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, कैसे बनते हैं, उसकी बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो बेटा ये बॉडी ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, आप इजीली उसको समझ पा रहे होंगे। तो अब बॉडी ए में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम है, बॉडी बी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा ज्यादा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बात कर रहे हैं बेटा, हाइट की बात कर रहे हैं या पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। हाइट इसकी कम है, बी की ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, सी की एकदम कम है। तो यहां पे भी आप देख पा रहे हो कि लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी विल बी मोर स्टेबल, हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी विल बी अनस्टेबल, एंड मीडिएटर जो कि बी और सी के बीच में है वो क्या होगी बेटा, मेटास्टेबल स्टेट में होगी, मेटास्टेबल कंडीशन होगा उसकी। तो अब यहाँ पे ये चीज आपको दिख रहा है G1 G2 G3, एक्चुअली ये G1 G2 G3 नहीं होगा, ये होगा H1 H2 H3, H2 H1 और H3। ये H है, ये क्या है कि G1 से लेके बेस की जो हाइट है उसकी बात कर रहा है, तो ये H1 होगा, H1 H2 H3। तो H2 सबसे ज्यादा हाइट होगी, H2 ये वाली हाइट, ये H2, ये H1, ये होगी H3। ठीक है, तो H2 सबसे ज्यादा है, H2 सबसे ज्यादा है, फिर H1 है, फिर H1 है, फिर H3 है, फिर H3 है। ठीक है, क्लियर होगा आपको। अब पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है बेटा, B की सबसे ज्यादा है, फिर A की है, फिर C की है। और B वाला हमारा अगर किसी की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तो वो क्या कहलाता है, अनस्टेबल कहलाता है। अगर उसके बाद की क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो होता है मेटास्टेबल। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा आपका स्टेबल कंडीशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, इस ग्राफ पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। इस पे एक्चुअली हो क्या रहा है बेटा, अगर कोई बॉडी बी कंडीशन पे है यानी अनस्टेबल कंडीशन पे है, तो वो अनस्टेबल से सबसे पहले क्या कहते हैं बेटा, किस स्टेट में आना चाहेगी, अनस्टेबल से सबसे पहले मेटास्टेबल की स्टेट में आना चाहेगी। मतलब अगर कोई चीज अनस्टेबल है, उसको पता ही नहीं क्या होता है, तो पहले उसको थोड़ा सा नॉलेज देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से बेटा जो अनस्टेबल है उसे पता ही नहीं है,
तो सबसे की क्या कहते हैं, अनस्टेबल से सीधा स्टेबल भी जा सकते हैं। तो अनस्टेबल के बाद जो अगर कोई प्रोसेस होता है तो वो मेटास्टेबल का प्रोसेस होता है। मतलब यदि अगर हम इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको हमें सबसे पहले स्टेबिलिटी लाने के लिए इसको मेटास्टेबल स्टेट में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ये मेटास्टेबल स्टेट हमारा स्टेबल स्टेट में चेंज होगा। तो अगर कोई बॉडी है आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेटल है, उस मेटल का स्टेट क्या है, अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल मटेरियल है या अनस्टेबल मेटल है, तो उस अनस्टेबल को सबसे पहले हमें मेटास्टेबल स्टेट तक लाना पड़ेगा। मतलब मेटास्टेबल स्टेट में तो ये पता चल जाएगा एटलीस्ट उसको कि उसको चेंज होना भी है। उसके बाद मेटास्टेबल के बाद फिर जो अपना स्टेट आता है स्टेबल स्टेट। तो हम अगर अनस्टेबल से स्टेबल करना चाहते हैं किसी चीज को, तो सबसे पहले उसको अनस्टेबल से हम मेटास्टेबल करना पड़ेगा, उसके बाद मेटास्टेबल के बाद ही हमारी स्टेबिलिटी की बात होती है। ठीक है, तो अब ये कैसे होता है, अगर हमारी बॉडी बी पे है, बी पे है इसका मतलब वो अनस्टेबल पे है। ठीक है, बॉडी हमारी बी कंडीशन पे है, बी यानी अनस्टेबल कंडीशन है, तो बी से ए तक आना है, पहले बी से पहले ए तक आना होगा, ए के बाद फिर सी हो सकता है, लेकिन बी से डायरेक्टली सी नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए हमें हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। तो हमें अगर कम इनपुट पे क्या कहते हैं स्टेबिलिटी गेन करना है, तो बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अनस्टेबल क्या कहते हैं अनस्टेबल वाले को मेटास्टेबल ले आने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम जो है उसको स्टेबिलिटी की तरफ कन्वर्ट करेंगे, मोल्ड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो बॉडी बी है, बॉडी ए की तरफ, मतलब बॉडी बी ए की तरफ अगर आना चाहती है, यानी कोई भी अनस्टेबल मटेरियल जो है, अनस्टेबल पोजीशन जो है मेटास्टेबल गेन करना चाहती है, मेटास्टेबल अगर गेन करना चाहती है तो क्या होगा उसके लिए होगा बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। कोई भी अनस्टेबल मटेरियल है, अनस्टेबल मटेरियल अगर वो मेटास्टेबल कंडीशन पे जाना चाह रहा है तो उसके लिए होगा एक्टिवेशन एनर्जी, और ये एक्टिवेशन एनर्जी को रोकने के लिए एक होता है एक्टिवेशन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर जिसको बोलते हैं। जैसे हर एक्टिव फोर्स का एक रिएक्टिव फोर्स होता है, तो उसी तरीके से बॉडी अनस्टेबल से मेटास्टेबल कंडीशन में जाना चाहती है, लेकिन उसके लिए एक बैरियर लगा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर। अब यदि अगर एक्टिवेशन बैरियर जो कि इस तरफ से लग रहा है और एक जो है एक्टिवेशन एनर्जी इस तरफ से लग रही है, ये हमारा क्या बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर है, ये एक्टिवेशन बैरियर है। यदि अगर ये दोनों बैलेंस किया तो बॉडी हमारी एज इट इज क्या कहते हैं अनस्टेबल रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तब तक ये बॉडी हमारी बी कंडीशन पे रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा किया और क्या कहते हैं हमारा जो ये बैरियर है, एक्टिवेशन बैरियर जो अपोजिट लग रहा है उसके, वो कम हुआ, तो ये बॉडी आपकी मेटास्टेबल स्टेट गेन कर चुकी रहेगी। तो यदि अगर किसी बॉडी को अनस्टेबल से मेटास्टेबल स्टेट तक लाना है तो उसको क्या करना होगा, उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू एक्टिवेशन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर। समझ रहे हो क्लियर? यदि अगर बेटा अनस्टेबल को अगर आप मेटास्टेबल कंडीशन में ले आ रहे हो, अनस्टेबल कंडीशन को मेटास्टेबल कंडीशन में ले आ रहे हो, तो क्या होगा उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका अमाउंट इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो पोटेंशियल बैरियर या एक्टिवेशन बैरियर है जो अपोजिट फोर्स लग रहा है उसको वो ओवरकम कर जाए। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब। और उसके बाद इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर। तो एक्टिवेशन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? एक्टिवेशन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर सीधा सा एक्टिवेशन एनर्जी जो आप एक्ट करवा रहे हो उसका जस्ट अपोजिट होता है। नेक्स्ट है बेटा अपना, इसी के आगे हम चलते हैं। अब हमने जो समझाया है उसी को यदि अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें तो दिख रहा है आपको, द पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अनस्टेबल मटेरियल्स टू मेटास्टेबल स्टेट इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर को हम लोग एक्टिवेशन बैरियर बोलते हैं। तो एक्टिवेशन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर क्या दे रहा है? पोटेंशियल एनर्जी कितना आपको लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी कितना लग रही है अनस्टेबल को स्टेबल स्टेट में लाने के लिए, अनस्टेबल को मेटास्टेबल स्टेट में लाने के लिए। अगर अनस्टेबल स्टेट में है उसको मेटास्टेबल स्टेट ले आ रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या? पोटेंशियल बैरियर। अब ये पोटेंशियल बैरियर क्या है? ये पोटेंशियल बैरियर इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उससे ये ज्यादा हो। मतलब जो ये पोटेंशियल बैरियर है, वो क्या हो? एक्टिवेशन एनर्जी के कंपैरिजन में ज्यादा होनी चाहिए।
The potential energy required to bring unstable material to metastable state is known as potential energy. Potential barrier, which must be overcome by activation energy. Activation energy जो आप लगा रहे हो, जो एक्टिव फोर्स लगा रहे हो, उससे वो कहीं ज्यादा होनी चाहिए, तभी बॉडी हमारी स्टेट चेंज कर पाएगी. अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई, तो बॉडी एज इट इज जैसे थी वैसे की वैसे ही रहेगी. ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी जो हम एक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, और एक्टिवेशन बैरियर या पोटेंशियल बैरियर क्या है? जो उससे रिएक्टिव फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो यहां पे हमारी अगर किसी बॉडी में चेंज करना है, तो आपको पता है कि एक्टिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू रिएक्टिव फोर्स. तो वैसा ही कुछ यहां पे है. ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं, यदि अगर आप इसको बी से ए कंडीशन में ले आना चाहते हो, तो आपका डेफिनेटली जो बैरियर है, जो पोटेंशियल बैरियर है, वो क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी. यदि अगर आपका ये एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुआ, ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हुआ तो क्या होगा बेटा? बॉडी हमारी डायरेक्टली बी से सी की कंडीशन में आने की कोशिश करेगी. और हमने आपको यह भी बताया था कि बॉडी बी से सी आना बिल्कुल नहीं पसंद करेगी, वो बॉडी बी से पहले ए कंडीशन में जाना चाहेगी. अगर बॉडी अनस्टेबल में है तो पहले वो मेटास्टेबल स्टेट पे आना पसंद करेगी, उसके बाद मेटास्टेबल से फिर स्टेबल स्टेट में आने के लिए वो कोशिश करेगी. डायरेक्टली अगर हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं, यानी अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमें हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कंज्यूम करना पड़ेगा. नेक्स्ट है अपना हियर. अब जो हमने जो सारा कुछ किया है यहाँ पे, हियर वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स टू ऑब्टेन मोस्ट स्टेबल स्टेट. हमने क्या किया है? एक्सटर्नल स्टेट. यहाँ पे अगर हम बी से सी की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमने क्या किया? इस बी से अनस्टेबल से सीधा अगर हम सी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? हाई अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिवेट करना पड़ेगा. हाई अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स हमें खर्च करना पड़ेगा. तो वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स टू ऑब्टेन मोस्ट स्टेबल स्टेट. प्रैक्टिकली हम ये कैसे करते हैं? अब यहाँ पे तो ये ब्लॉक का स्ट्रक्चर था, लेकिन हम प्रैक्टिकली कैसे करते हैं? उस मेटल को हम हीट करके, थर्मली एक्साइट करके, उसके मॉलिक्यूल्स को हम उसको हीट अप करके, उसके मॉलिक्यूल्स को हम सोए हुए मॉलिक्यूल्स को जो मेटल्स में रहते हैं उसको हम जगाते हैं. जब हम उसको हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक्साइट होते हैं. एक्साइट होने का मतलब है क्या होता है? उसमें जो है वाइब्रेशन होगा, उसमें रोटेशन होगा, उसमें ट्रांसलेशन होगा उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा क्या होगा? यहाँ पे जो मटेरियल्स है, उस मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक्साइट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि हम उसको हीट देते हैं. हीट से वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है. तो दिस एनर्जी इज एसोसिएटेड विद रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प्स द मटेरियल टू रीच इन स्टेबल स्टेट फ्रॉम मेटास्टेबल स्टेट. यदि अगर वो क्या कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट पे है, तो मेटास्टेबल स्टेट से कैसे स्टेबल स्टेट पे आएगा? उसके मॉलिक्यूल्स को जब हम थर्मली एक्साइट करते हैं तो वो हेल्प करता है. ठीक है, सिंपल सी बात है बेटा. जो हमारी क्या कहते हैं थर्मल एनर्जी होती है, वो ऑक्सीडेशन को हेल्प करती है. ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन प्रोसेस होता है. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं. तो जो भी हमारा क्या होता है, जो भी हमारा मटेरियल जो है वो क्या करता है? ऑक्साइड फॉर्म में ज्यादा स्टेबल माना जाता है. अगर मटेरियल है अपनी ऑक्साइड के फॉर्म में है तो वो ज्यादा स्टेबल कंडीशन पे माना जाता है. ऐसा नहीं है कि जो मेटा स्टेबल स्टेट पे है वो क्या कहते हैं स्टेबल नहीं माना जाता है. यदि अगर आप बिल्डिंग्स की बात करें, पुराने मेटालिक पिलर्स की बात करें, जो मेटल के जो पिलर्स बने हुए एंशिएंट टाइम के, वो आज भी बेटा देखा जाए तो क्या कहते हैं चल रहे हैं. तो वो क्या है? वो मेटास्टेबल स्टेट पे है. मेटास्टेबल स्टेट इसलिए बोल रहे हैं, हमको स्टेबल इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि यदि अगर हम उन्हीं मेटल्स को बिल्डिंग से हटा के आप किसी एक्सटर्नल सोर्स पे रख दो, एक्सटर्नल सोर्स इन द फॉर्म ऑफ आप वाटर में रख दो, आप मॉइस्चर में रख दो, एक्सटर्नल अलग से कंडीशन बना के आप रख दो, तो डेफिनेटली बेटा उसमें जो चेंजेस अभी जो दिख रहे हैं और जो इसमें जो चेंज होगा वो बहुत ज्यादा अंतर होगा. तो वो मेटास्टेबल स्टेट इसलिए है क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में वो सर्वाइव कर रहे हैं. हाँ, भले अब वो स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम उसको मतलब स्पेशल कंडीशन में भी रखें तब भी वो सरवाइव कर जाए, तब वो स्टेबल कंडीशन में होंगे. तो जितनी भी एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं, पिलर्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे मेटास्टेबल स्टेट में है मटेरियल्स, और मेटास्टेबल स्टेट वाले भी इनफाइनाइट ईयर्स तक चल रहे हैं. वही चीज यहाँ पे हमने आपके लिए लिखा है. मोस्ट मेटल्स आर स्टेबल इन ऑक्साइड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर. ये ध्यान रखें. मेटल्स एग्जिस्ट इन metastable state for almost infinite duration. Ancient metallic pillars and statues are the examples. तो हम लोगों ने देखा बेटा स्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट और हमारी
अनस्टेबल स्टेट। तीनों स्टेट में बहुत ही आसान से अगर मैं समझाऊं तो मेटा स्टेबल स्टेट ऐसी होती है जब हम किसी भी मटेरियल को एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर हम उसको हीट थर्मली एक्साइट कर रहे हैं तो बॉडी अगर क्या कहते हैं अपनी पोजीशन अपना शेप अपना स्ट्रक्चर रिगेन कर पा रही है तो बॉडी स्टेबल कंडीशन में है। ठीक है, यदि अगर हम क्या कहते हैं बॉडी को थर्मली एक्साइट कर रहे हैं यानी हीट देते चले जा रहे हैं और बॉडी को मोल्ड होकर वो पता नहीं क्या बन रही है, वो वापस नहीं गेन कर पा रही, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को यदि अगर हम जला देते हैं, प्लास्टिक को जलाने के बाद वो हमारे किसी काम की नहीं होती है, इसलिए हम अनस्टेबल मटेरियल की बात ही नहीं कर रहे हैं। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में हमारे अनस्टेबल आते ही नहीं है, स्टेबल नाम की चीज ही नहीं है। उसके बाद बेटा मेटास्टेबल है। मेटास्टेबल कहता है कि यदि अगर हम उसको थर्मली एक्साइट कर रहे हैं तो वो जो है कोशिश कर रहा है कि स्टेबिलिटी गेन कर पाए। ठीक है, और ये सारा का सारा जो फिनोमिना होता है स्टेबिलिटी गेन ना करने की या करने की, तो ये होता है उसके पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है स्टोर एनर्जी होती है, वो mgh से आती है। h क्या होता है? h होता है उसका हाइट होता है सेंटर ऑफ मास से बेस की जो हाइट होती है। जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, जिसकी हाइट कम होगी उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। जिसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी वो अनस्टेबल होगा, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी वो हमारा स्टेबल होगा, स्टेबल मटेरियल होगा। तो इस तरह से है। बाकी क्या कहते हैं आप लोग इसको पूरा देखिएगा। यदि अगर आपको इसमें कोई डाउट है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको हमसे इंटरैक्टिव क्लास या डाउट क्लास में जो अपनी होती है एज यूजुअल जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होती है, आप उसमें क्लियर करिए। आप चीजों को पढ़िए, चीजों को समझिए। यदि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग बात करते हैं उस पर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।